जितेंद्र जी SME Biz कंपनी के CEO हैं। SME Biz is a complete advertising agency for businesses across aspects like आपका टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, FM रेडियो, आउटडोर, डायरेक्टरी लिस्टिंग। एंड जितेंद्र जी बहुत सारे सोशल मीडिया सॉरी नॉट सोशल मीडिया एग्जैक्टली बट बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स करते रहते हैं जहाँ पे वो SME कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। और वो काफ़ी वर्कशॉप भी करते हैं जहाँ पे वो काफ़ी जो SMEs को उन्हें स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। और ये काफ़ी नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स और सोशल इनिशिएटिव्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र जी आने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू क्षितिज जी, थैंक्स। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन आपका बजट के प्रति क्या फर्स्ट रिएक्शन था? सर ऐसा है कि बेसिकली हम लोग MSMEs और स्मॉल बिजनेस ओनर्स और सब एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक बात है सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस हमारा फोटे है ही। अगर हम सिटीजन की बात करें तो बेसिकली मेरा मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को ग्रो कराने में। क्योंकि अगर लोग एजुकेट होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी इनकम बढ़ेगी। एंड ह्यूमंस भी आजकल एक्सपोर्ट होते हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ से IT सेक्टर में लोग फॉरेन में अच्छा पैकेज ले रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो इंडिया इज अ एक्सपोर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो। सो एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है और हेल्थ पे दिया है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारे इंडिया का जो हेल्थ सेगमेंट है बाहर की कंट्रीज के हिसाब से बहुत ही टॉप 5 में तो नहीं आता। तो हेल्थ एक अच्छा सेगमेंट है। अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो इकोनॉमी भी सही रहेगी। और हेल्थ एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दिया है। और सेकेंडली जहाँ तक बात अगर करें तो ओवरऑल लोगों को रिलीफ भी दिया है कहीं ना कहीं। मिनी बजट्स भी ये लोग कर रहे हैं। तो सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो सही लगा, जिसमें आपको कई बेनिफिट्स एंटरप्रेन्योर को भी दे दिया, सीनियर सिटीजन को भी दे दिया। और डेफिनेटली बजट जो पहले आता था वो सिंगल बजट था। अब जो मिनी बजट फैशन आया एज पर द डिमांड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक बहुत ही कूल तरीका है सिचुएशंस को देखते हुए एनहांसमेंट करने का। सो एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज से अगर हम बात करें तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ स्टेप्स ऑफ द बजट के लिए भी और ओवरऑल भी। अगर मैं आपका नजरिया जानना चाहूँ फ्रॉम अ स्टेक होल्डर इन द MSME कम्युनिटी, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा बजट के प्रति? सर देखिए, MSME या सेल्फ एम्प्लॉयड जहाँ तक हमारी कंपनी भी सपोर्ट करती है, तो हमारा मानना है कि SMEs आर द जॉब क्रिएटर्स ऑफ द नेशन। आप अगर अभी लास्ट 5 इयर्स में अगर इकोनॉमी को देखें तो MSMEs का नाम और बजट लाखों रुपया और करोड़ों रुपया बजट अलॉट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टूल्स के हिसाब से। तो गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब सेल्फ एम्प्लॉयड या SMEs आगे आएंगे। अगर आप बैंकिंग सिस्टम को देखें तो डेफिनेटली फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके की पॉलिसीज को ईज ऑफ डूइंग पे भी इस बारी गवर्नमेंट ने एक फोकस रखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये जो कॉन्टिन्यूस स्टेप्स हैं, अगर SMEs की हम बात करें तो ये स्टेप्स गवर्नमेंट देख रही है कि इम्पोर्टेंट हैं MSME। और अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो गवर्नमेंट ने तो अपने सारे डिपार्टमेंट ही प्राइवेट कर दिए हैं। तो अगर जो प्राइवेट भी कर रहे हैं वो भी बेसिकली MNCs के पास चले गए हैं। तो नाउ अगर आप होल इंडिया देखो तो जहाँ तक मेरा मानना है 75% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में स्टेक होल्डर तो है ही है MSME का, नो डाउट। एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड। आप रेलवेज को सिर्फ छोड़ दीजिए और कुछ सेक्टर और छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम चीजें तो प्राइवेट ही हैं। तो स्टेक होल्डर तो डेफिनेटली MSME है और कई तरीके की अलॉटमेंट्स ये लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज हैं जो बिजनेस क्लास लोग हैं। तो मैं आपके पॉइंट से एग्री करूँ। इवन रेलवेज में आपकी काफी कुछ ट्रेन प्राइवेटाइज ट्रेन चलने लग गई हैं। काफी रेलवे स्टेशन का जो मेंटेनेंस प्राइवेटाइज कर दिया गया है। सो ये चीज भी हो रही है अब, जैसे आप बता रहे हैं। जी जी, आपने अभी जैसे कवर किया था कि इट्स लाइक अ मिनी बजट।
प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि इसको जो पिछले 1 साल में पैंडेमिक की वजह से इन्हें गवर्नमेंट को बहुत से स्टेप्स लेने पड़े हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर सिचुएशन। उसी सीरीज में इस बजट को भी देखा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये साल भर के लिए बजट होगा, आगे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी नई चीज की। आपका इस बारे में क्या नजरिया है? तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान में होना चाहिए और इकोनॉमी में भी होना चाहिए और गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। तो अगर बजट हमारा फ्लेक्सिबल है और मान लीजिए कोई इंडस्ट्री को एट अ पॉइंट कोई फंडिंग चाहिए या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। और डेफिनेटली आप सिंगल डे आके पूरे साल का अनाउंस कर दें बजट, मे बी सम इंडस्ट्रीज को बीच में बूस्टिंग चाहिए, कुछ चाहिए, तो ये एक अगर आप ओवरऑल नजरिया देखें गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट भी डेली रूटीन पे, मंथली नोट पे इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को फोकस कर रही है कि किस इंडस्ट्रीज को बूस्ट की जरूरत है, ऑन डिमांड जरूरत है या चेंज की जरूरत है। तो फ्लेक्सिबल बजट एक अच्छा ओपिनियन है बेसिकली, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन आपने बजट डिक्लेयर कर दी और आप 364 दिन सो जाओ जाके। इट इज अ गुड ओपिनियन कि आप हर 3 महीने में ऑब्जर्व भी कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी भी देख रहे हो, फंड अलॉटमेंट भी देख रहे हो, ग्रोथ भी देख रहे हो इंडस्ट्रीज की। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत बेटर चीज है और उससे बेसिकली सबका ही एडवांटेज है। हो सकता है कि जैसे कई इंडस्ट्री सीजनल चलती हैं, इवन एग्रीकल्चर भी सीजनल चलती है। कई बारी गर्मियों में मान लीजिए किसी को फंडिंग की जरूरत है या बजटिंग की जरूरत है, तो बजट अगर सीजन्स को देखते हुए और बिजनेसेस को देखते हुए और ऑन डिमांड भी चीजें, हम लोगों ने देखा है कि लास्ट पेंडेमिक में भी कई अनाउंसमेंट्स ऑन डिमांड होती चली गई। तो ये एक बेटर तरीका है कि आप की ऑब्जर्वेशन करिए इकोनॉमी में कि क्या जरूरत है, और डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई एक्स्ट्रा अलॉटमेंट चाहिए किसी तरीके का, तो अगर इकोनॉमिक में, सोसाइटी में सिटीजन्स भी कोई बात रखते हैं गवर्नमेंट के आगे, तो वो लोग भी सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन मेकिंग नेचर है। बेसिकली सतर्क कहेंगे हम, केयरफुल है गवर्नमेंट हर सेक्टर में, और बेस भी स्ट्रांग है। और ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेंडेमिक में आज की डेट में आई वॉज वेरी प्राउड कि भाई वैक्सीन इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो वर्ल्ड की सुपर पावर बन के आ जाएगा एक दिन इंडिया, जो अभी हम दिख रही हैं सारी पोजीशंस। राइट। सो पिछले साल एक जब गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम स्टार्ट करी थी, तो काफी तरीके की बातें हुई थी कि सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, ये इशू होगा, वो इशू होगा, या सक्सेसफुल होगी। तो अब क्योंकि काफी समय हो गया है एंड स्कीम वैसे अक्टूबर तक होनी थी, फिर मार्च 21 तक एक्सटेंड कर दी गई है। सो अब आपका फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या नजरिया रहा है कि स्कीम कितनी हेल्प करी है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज का क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए सर, ओवरऑल हम लोग ग्राउंड लेवल पे 16 घंटे लास्ट 16 साल से बिजनेस क्लास के लिए ही काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, कि ग्राउंड लेवल पे बिजनेस क्लासेस को क्या दिक्कतें होती हैं। अगर हम एमएसएमई की बात करें, अगर हम फंडिंग की बात करें, नॉर्मली किसी भी बिजनेसेस के 4 टूल होते हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपका सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड प्रोडक्ट। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो एमएसएमईज की जो लेबर की स्किल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम लिया है कि जो आपका लेबर है उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसे नॉलेज दी जा सके। एंड एमएसएमईज को अगर हम फंडिंग की बात करें तो फंडिंग के अलावा बिजनेस इज आर्ट एक्चुअली, तो लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मैं समझता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं फाइनेंस में भी काफी साल रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। आज देखिए इतने सारे प्राइवेट बैंक एनबीएफसीज हैं, आज लेंडिंग अनसिक्योर्ड लोन की 5 करोड़ रुपए तक मिल जाती है। एमएसएमई को डिस्काउंट भी मिलता है 0.51% का फंडिंग में। देन गवर्नमेंट्स की अपनी स्कीम है, जो आप क्रेडिट लिंक स्कीम्स की बात कर रहे हैं, 20% इमरजेंसी फंड दिया गया है, कई तरीके की अनसिक्योर्ड लेंडिंग गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर आप प्रोस्पेक्टिव एमएसएमई का देखें या गवर्नमेंट का देखें, तो गवर्नमेंट हर तरीके से रिस्क टेकिंग जोन में जाके एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहती है। जस्ट इसमें ये है कि जैसे एमएसएमईज को अगर हम देखें तो लास्ट 1.5 साल में जितनी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, पिछले 40 साल में इतना एमएसएमई का बजट नहीं रहा। अगर आप लास्ट 2 ईयर्स में एमएसएमई का बजट उठा के लास्ट 40 ईयर्स से देखें, तो कई तरीके से एमएसएमईज को पुश करने की एक इनिशिएटिव बेस्ट चली है। और इतना बजट तो ऑलरेडी पेंडेमिक में आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए एमएसएमई के लिए डिक्लेयर किया गया है। ग्राउंड लेवल पे भी उसका पैसा फुल्ली शायद ना मिला हो, धीरे धीरे मिलेगा। तो
ओवरऑल तो सेटिस्फाइड ही है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, लास्ट 2 ईयर से अगर कंपेयर करते हैं, तो उससे पहले अगर आप एमएसएमईज को देखें तो उतना हाईलाइटेड नहीं था एमएसएमई सेक्टर गवर्नमेंट की। ये व्यू पॉइंट में हो सकता है कि हो, बट ऑन ग्राउंड उनके लिए क्या स्कीम्स थी लास्ट 2 इयर्स में, तो फैंटास्टिक पोर्टफोलियो उन्होंने डिजाइन किया है जिसका ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो एक क्वेश्चन ये था, इतनी स्कीम जब होती हैं बट एमएसएमई ओनर्स को स्कीम्स का पता ही नहीं होता है आधे को, ऐसा क्यों है, क्या इशू है? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल बात है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम चैम्बर चलाते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम चैम्बरों से जुड़े हुए हैं, आज की डेट में एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए उसका नॉलेज, उसका सर्विस ओरिएंटेशन करना, उसका प्रोडक्ट बेस्ट होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसमें सर कई चीज़ों की दिक्कतें ये होती हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, अगर मैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाके सेटअप करता हूँ तो मैं उसको अवेल कर सकता हूँ किसी भी फैसिलिटी को। तो मेरा मानना है कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चैम्बर्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ के हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर स्मार्टली कैसे काम कर सकता है और रिस्क फ्री कैसे काम कर सकता है। क्योंकि कुछ पार्ट गवर्नमेंट का है और कुछ पार्ट बिजनेसमैन का है, एमएसएमईज का है, जिनको ध्यान देना है। डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज जहाँ पे आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, देखिए बिजनेसमैन आदमी को एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए जहाँ पे उसकी लाइसेंसिंग टाइम से हो जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो। मैक्सिमम हम लोग ये ध्यान देते हैं कि टाइम इन्वेस्ट हो, टाइम किल ना हो। तो कुछ पार्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके है, वो आप चैम्बर्स के माध्यम से हम लोग मिनिस्ट्रीज को भी अप्रोच करते हैं। और जहाँ तक बात है, अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और एमएसएमईज डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करें और आगे बढ़े, उसके लिए भी हमारा पूरा इनिशिएटिव है कि हम उनको, जैसे हम बिजनेस वर्कशॉप्स फ्री करते हैं, हम लोग बिजनेस को स्मार्ट बनाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग बनाने के लिए फ्री टूल्स बताते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बिजनेस क्लास आदमी 10 to 6 अपने बिजनेस पे ध्यान दे, बिजनेस को किल ना करे। कहीं 50% लोगों को बिजनेस की 100% सेंस नहीं है, इसलिए आज इतना बिजनेस कंसल्टिंग, बिजनेस कोचिंग सेगमेंट आगे अगर आ रहा है। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री हो रही है बिजनेस कोचिंग इंडिया के अंदर, और कहीं ट्रेनर्स ये भी कंसल्टिंग बिक रही हैं। तो थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और वैसे भी मैं सबको ही कहता हूँ कि अगर आप कोई, मान लीजिए गारमेंट खरीद रहे हैं, आपको शर्ट खरीद रही है, आप 4 जगह पता करते हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका रिसर्च के बिना आप बिजनेसेस में एंटर मत करिए। इंडिया में क्या है कि देखा देखी लोग एंटर कर जाते हैं बिजनेस में। तो इस तरीके की जो ओपिनियन आपको चेंज करना चाहिए, आप रिसर्चेस करिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, टैक्सेशंस देखिए, सब कुछ देखते हुए किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करिए। तो ये मेरा ओपिनियन है कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट और एजुकेट करना है व्यापारियों को। और साथ में हमने एक बहुत अच्छा कदम लिया था ई देसी करके। ई देसी इज बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स डिजिटल इकोसिस्टम इनिशिएटिव। तो हम चाहते हैं कि भाई चाहे वो विलेज में बैठा हुआ है या सर रूरल अर्बन में बैठा हुआ है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना बिजनेस करे और उसको प्रेजेंट भी करे। तो वो एक हम लोग थोड़ा सा लैग करते हैं। अगर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स को हम अपने से कंपेयर करें तो उनका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, उनका जो नॉलेज स्टाइल है छोटे से छोटे व्यापारी का, हमसे फार बेटर है। और हम भी चाहते हैं कि इंडिया के लोग डेफिनेटली देसी हैं, तो डेफिनेटली हमने नाम ही ये रखा, ये देसी एंटरप्रेन्योर डिजिटल इकोसिस्टम इनिशिएटिव। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा इंडियन व्यापारी भी स्मार्ट हो और इंटरनेशनल व्यापारी के साथ बैठ के काम भी कर सके। और डेफिनेटली हम लोग रिटेल एक्सपोर्ट्स को भी फोकस कर रहे हैं कि भाई अगर आप एक छोटा व्यापारी हो, आप अमेरिका भी अपना एक एक प्रोडक्ट बेच के कमा सकते हो। नाउ इट इज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो क्यों ना वर्ल्ड ही हम लोग फोकस करें। और हमारे तो संस्कृत में भी लिखा गया कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, की पूरा वर्ल्ड ही हमारा घर है। तो डेफिनेटली इंडिया के बिजनेसमैन को थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है, जहाँ पे वो पैसा कमाएं, सिर्फ बिजी रहें। ये हमारा नोट नहीं है। बिजनेस में, बिजनेस का मीनिंग होता है बिजी रहना, बट वी फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ। तो उसके लिए भी स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग। जी सर। तो इस बजट में एक चीज देखिए कि गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ चैलेंजेस हैं? देखिए मैन्युफैक्चरिंग
एक बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है, क्योंकि जॉब क्रिएशंस मैन्युफैक्चरिंग से होती हैं, नो डाउट। और मैं इससे तो काफ़ी हैप्पी हूँ कि अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वदेशी को प्रमोट करना चाहते हैं, नो डाउट। ये बहुत ही एक रेलिवेंट कदम है इंडिया की स्वदेशी योजना को बढ़ाने का। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है तो सर, अगर चाइना को आज हम देखें लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में, तो उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग करके ग्लोबली वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे वर्ल्ड का आदमी सारा आता था खरीदने के लिए। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो उससे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ज्यादातर जॉब्स निकलती हैं, चाहे रियल एस्टेट ले लीजिए या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ले लीजिए। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये एक बेटर पॉइंट है। आज सैमसंग अपने मान लीजिए प्रोडक्शन नोएडा में कर रहा है या ऑटोमोबाइल सेगमेंट इंडिया में आ जाता है, तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब लगता है किसी भी कंपनी का तो थाउजेंड्स ऑफ लोग काम करते हैं। तो डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव है कि हम ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और एफडीआई भी अभी इंक्रीज करा है गवर्नमेंट ने। तो एक ये ओपिनियन है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री अमेरिका में है या उसने फैक्ट्री चाइना डाली हुई है, पैंडेमिक में ज्यादातर फैक्ट्रीज इंडोनेशिया शिफ्ट हुई हैं, तो वो जो फैक्ट्रीज अगर इंडिया में आ जाती हैं तो इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे पास वैसी मैन पावर बहुत है, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इतना मैन पावर है, यॉथ है, टैलेंट है, आईटी के भी लोग हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग तो एक बहुत अच्छा कदम है। और डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके अगर आप गवर्नमेंट की डायरेक्शन देखें, गवर्नमेंट का अगर प्लानिंग देखिए, तो वो ये देख रहे हैं कि हम मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंडिया में बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स आर द मोस्ट कंज्यूमेबल थिंग्स इन इंडिया। एफएमजीसी तो ऑलरेडी इंडिया का हब है बेसिकली, मैक्सिमम चीजें तो इंडिया में है ही एफएमजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट्स भी होती हैं इंडिया से। सो ये बढ़ेगा ही और बढ़ना ही चाहिए सर। आप मुझे बताइए कितनी ओपिनियन सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी के लिए उतना ओपन नहीं है, एफिशिएंसी जो होती नहीं सप्लाई चेन में उनके लिए नहीं होता है, ऑटोमेशन पे उतना फोकस नहीं करता है। तो क्या ये कितना सही है और इसका रीजन क्या है? सर राइट नाउ तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री देखिए, जो इंडिया से लोग बाहर गए हुए हैं उनको आईटी इवन एक्सपोर्ट बड़ा है आईटी का। अब अगर फैक्ट्स उठा के देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंडिया से ज्यादातर जा रहा है। सेकेंडली अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, परसों ही मैं किसी न्यूज चैनल पे एक रिपोर्ट्स देख रहा था, तो दे वर टेलिंग की मशीनरीज तो बाहर से आ रही हैं हॉस्पिटल्स के लिए जो कि हार्ट की सर्जरीज करती हैं, सॉफ्टवेयर इंडिया का है। तो दे आर एम्फेसिस की मशीनरी भी इंडिया में ही बने। तो अगर आप आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरा मानना है कि आज गूगल के भी सीईओ अपना सुंदरम जी हैं। तो बेसिकली आईटी में इंडियंस की अच्छी मेंटालिटी है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से अब तो मिथ है बेसिकली। ऑटोमेशन की जहां तक बात करते हैं, हम मशीनरी की बात करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स में जो मशीन यूज हो रही है हेल्थ के लिए उसका सॉफ्टवेयर इंडिया बना सकता है। तो इंडिया के पास कहीं अच्छा टैलेंट भी है, कहीं एमएनसी कंपनीज भी हैं जो कि आगे बढ़ सकती हैं। हर चीज को स्लोली ग्रेजुअली टाइम चाहिए। और मेरा अपना मानना है कोलैबोरेशंस में हम बिलीव रखते हैं कि अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज नॉलेज है और मेरी कोई एक्सपर्टीज नॉलेज है, और अगर 2 एक्सपर्ट्स के साथ मिलके या 10 एक्सपर्ट्स के साथ मिलके सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम मान लीजिए सॉल्व हो रही है और सोसाइटी को हम सर्व कर रहे हैं राइट नोट में, तो अगर हम सर्व करने का विचार बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट्स भी निकल के आ जाएंगे। आज बिजनेसेस मैन को ये समझना चाहिए कि आपको हाईएस्ट सर्विंग देनी है सोसाइटी को, और अगर आप हाईएस्ट प्रोडक्ट सर्विंग दे देते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपके पीछे पीछे आएगी। सो आप सर्विंग क्वालिटी को ना कॉम्प्रोमाइज करिए, आप किसी सेफ्टी को ना कॉम्प्रोमाइज करिए, आप एक सर्विंग का नियत बनाइए। और अगर सर्विंग है तो डेफिनेटली सर प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी। और ये मेरा मानना भी है कि बेसिकली अब वो जमाना नहीं है कि हम बहुत बैकफुट में हैं। आज इंडियन माइंड्स ही ग्लोबली चला रहे हैं कहीं बिजनेसेस, और कहीं सैलरीड लोग भी हैं। तो मेरे हिसाब से तो सर ये मिथ है आज के ज़माने में। और ग्लोबलाइजेशन में हम सिर्फ ये सोचें कि इंडियंस हम लोग पीछे हैं, सर दैट इज अ मिथ एक्चुअली। मैनी इंडियंस हैव कैप्चर कनाडा ऑल्सो। यू सी कई मेहनत से लोग आगे बढ़े हैं, चाहे उनका एजुकेशन कम था, बट फिर भी वो आज कई कंट्रीज में इंडियन ओरिएंटेड कंट्रीज हो गई हैं। तो इंडियन लोग मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, दे हैव अ गोल,
तो मेरा मानना है कि इंडिया को कम नहीं समझना चाहिए किसी भी सेगमेंट में सर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा अगला कि आप क्या बजट में कुछ था एमएसएमई के लिए जो आप उम्मीद कर रहे थे बट नहीं हुआ? सर एज सच तो क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि मिनी बजट्स आ ही रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एमएसएमईज की, तो एमएसएमईज को अगर हम कोई सब्सिडी पॉइंट अगर देते कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रहे हो तो डेफिनेटली हम 5% का इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं या जीएसटी में रिबेट दे रहे हैं, तो एक पुश हो जाता है इंडस्ट्रीज को। और डेफिनेटली मैं तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी कहूंगा कि कुछ सब्सिडीज होनी चाहिए। जो लोग एडवर्टाइज करके आज ग्लोबली अपने बिजनेस को ले जा रहे हैं, तो वो एक सब्सिडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस क्लासेस के लिए, बिकॉज दे आर द टैक्स पेयर्स of the maximum countries, and they have to give GST also, customs also, excise also, income tax also. तो अगर कोई आप सब्सिडी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग पे लाएं या सर्विस इंडस्ट्रीज पे लाएं, चाहे वो 2% ही हो, 5% ही हो, या फिर कोई इस तरीके का बजट हो कि जिसमें आप कुछ फंड अलॉट कर देते हैं कि जो लोग नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उनके लिए अगर कोई बजट अलॉट होता तो वो एक और एनहांसमेंट मॉडल होता। तो एक सब्सिडी मॉडल थोड़ा सा 2%, 3% अगर हम एनहांस कर देते तो एक, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन है, पेंडेमिक में काफी बिजनेसेस सफर भी कर गए हैं, तो वो छोटा सा हेल्प आउट हो जाता कि चलो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। या एक और इनिशिएटिव ले सकते थे कि जैसे आजकल जॉइंट वेंचर कैपिटल होता है कि वेंचर के साथ आप लोग कोलैबोरेट करते हैं। तो मेरा एक एडवाइस है कि गवर्नमेंट अपना फंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ जॉइंट वेंचर में फंड करे कि कंपनीज में 60% होल्डिंग गवर्नमेंट की हो और 40% एंटरप्रेन्योर की हो, तो वो एक मिक्स एंड मैच मॉडल एक अच्छा चल सकता है। सो ये एक उम्मीदें हैं, देखिए धीरे धीरे करके करेंगे स्टेप्स तो, बट ओवरऑल सेटिस्फाइड ये बजट तो। जी सर। जैसे आपने बताया कि बहुत से मिनी बजट्स हुए और गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल है, काफी चेंजेस किए हैं। अब नेक्स्ट मिनी बजट से आपकी आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट मिनी बजट में ऐसा क्या हो कि पैंडेमिक लेवल से पहले वाली सिचुएशन तक पहुंच पाए? देखिए सर, एक तो मैं चाहता हूं कि बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम का फंड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। आज हम टेलीविजन पे कई तरीके के एडवर्टाइजिंग देखते हैं, और जो हम देखते हैं सर, हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए सब लोगों का, और उस पे गवर्नमेंट को एक बिजनेस वर्कशॉप्स का भी बजट रखना चाहिए कि बिजनेस को स्मार्ट कैसे बनाना है। क्योंकि सिर्फ पैसा दे देना इज नॉट अ थिंग एक्चुअली। आप यू कैन ग्रो मनी फ्रॉम मनी एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लॉइट द मनी ऑल्सो। सो जब पैसा आप लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, तो उससे पहले जो सब चीजें करनी होती हैं उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, वो चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे टेक्नोलॉजी हो। तो मेरा मानना है कि लोगों को नॉलेज से अपग्रेड किया जाए। उसका अगर कोई ट्रेनिंग का बजट है या नॉलेज का बजट हम निकालते हैं हर इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की जो इनकम कम क्यों है। फॉरेन में एक एवरेज फार्मर की इनकम इंडिया के फार्मर से 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स ज्यादा है। उसका रीजन ये है, उनको एजुकेशन है, वो टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हैं, उन्हें पता है कि क्या ग्रो करेंगे, उनका ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है। आज के डेट में इंडिया में भी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ने एक स्टेप लिया है, तो वहां पे आज फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। तो एजुकेशन लेवल, बिजनेस एजुकेशन लेवल बढ़ाना जरूरी है। तो मैं तो क्योंकि हम लोग ऑन ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें टेलीविजन एडवर्टाइजिंग से, तो बिजनेस एजुकेशन एक हमारे को करना है। दूसरा, जो लाइसेंसिंग टफ है, अभी मैं किसी ट्रेनर को सुन रहा था 2 दिन पहले, विवेक बंद्रा को सुन रहा था टेलीविजन पे ही, तो ही वाज टेलिंग कि 50 लाइसेंस चाहिए बिजनेस क्लास वाले को। तो लाइसेंसिंग थोड़ी इजी होनी चाहिए कि कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उस पर पेन ना हो, ईज ऑफ डूइंग लाइसेंसिंग एक्चुअली। तो लाइसेंसिंग में भी थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट चाहिए, देन इलेक्ट्रिसिटीज में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए। आप एनकरेज करें बिजनेसमैन को कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स बच्चों को अगर एनकरेज नहीं करेंगे तो बच्चों ने कुछ नहीं बनना। इसी तरीके से गवर्नमेंट को बजट में भी एनकरेजमेंट के लिए कई तरीके के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने चाहिए, जो कि राइट एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। सो ऑल वी नीड इज बिजनेस एनकरेजमेंट विद ईज ऑफ लाइसेंसिंग, ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से जो
एफडीआई नॉर्म्स हैं वो भी थोड़े इजी होने चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम पेंडेमिक में आई वाज अटेंडिंग वन इंटरनेशनल सेमिनार जिसमें कई वर्ल्ड के लोग थे, तो हमने तब एक आर्टिकल्स पे रिसर्च किया। हालांकि इस बार बजट में ये भी कहा गया है कि 120 दिन से जो बिलो 120 डेज कर दिया रेजिडेंसी इन इंडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो 7 डेज में अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर अमेरिका से कोई 50, मान लीजिए अमेरिका से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है एनआरआई या कोई भी करना चाहता है, तो उसको ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दीजिए, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो उससे सबका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये ईज ऑफ डूइंग, टू रेज कैपिटल, टू डू फाइनेंसिंग पार्ट, टू एजुकेट, टू बी लिबरल इन लाइसेंसिंग, इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि हाँ, इंडिया में बिजनेसेस करना थोड़े टफ है, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ही टफ है। इसीलिए कहीं लक्ष्मी नारायण मित्तल जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो फॉरेन में जाके बिजनेसेस कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे। तो आई रिक्वेस्ट की हर चीज में थोड़ा इजी लीजिए, टैक्स पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटली एंड माइंड से और हार्ट से फैसिलिटेट करिए, एनकरेज करिए बिजनेसेस को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू, आपने समय निकाला क्योंकि आप जमीन पे एमएसएमई से काम करते हैं और उनकी जो इश्यूज हैं आपने आज रेज करें, क्योंकि ये इश्यूज जल्दी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि फोरम्स पे हम लोग जल्दी समझ में नहीं आती। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं लास्ट नोट एक रखना चाहूंगा क्षितिज जी, अगर परमिशन है तो। देखिए, मैं बिजनेस क्लास को एक मैसेज देना चाहूंगा, बहुत ही कॉन्क्रीट मैसेज है कि आप प्लीज अपना टाइम को इन्वेस्ट करिए, 10 से 6 सेल्स में लगाइए, मार्केटिंग में लगाइए। हर साल आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उस पर आप दिमाग दौड़ाइए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, गोल रखिए। अगर आप गोल रखेंगे तो ही आपकी तरक्की है। और सिर्फ मैं गवर्नमेंट की कहीं भी इतना, गवर्नमेंट इज अ बैकबोन ऑफ अस एक्चुअली, बट बिजनेसेस हमें करने हैं बेसिकली, गवर्नमेंट ने नहीं करने। तो आप अपने बिजनेस के स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करिए, कुछ गोल ओरिएंटेशन रखिए। जैसे एमएसएमईज में हमने देखा है कि एडवर्टाइजिंग नहीं करते एमएसएमईज। आप देखिए वो सारा बिजनेस बेसिकली कहीं ना कहीं बड़े ग्रुप्स कैप्चर कर रहे हैं आज की डेट में। तो एमएसएमईज से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 50 रुपए 100 रुपए डेली का बजट रखिए। आप अगर 3,000 रुपया भी महीना लगा लेते हैं और आपका नया कस्टमर जुड़ जाता है तो बेटर है, क्योंकि आपको नया कस्टमर चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विड्रॉ है। गवर्नमेंट चाहे करोड़ों रुपए की स्कीमें दे दे, सब कुछ दे दे सर, बट अगर हमें ही नहीं पता कि हमें कैसे सर करना है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा एमएसएमई के साथ रिक्वेस्ट है कि आप अपने एडवर्टाइजिंग ज्यादा नहीं, चाहे जितना बजट कर लीजिए सर, वो भी बहुत है। 50 रुपए की डेली कुछ ना कुछ डेली बजट आप रखिए। अगर 100 रुपीज डेली बजट रखेंगे 3,000 में क्षितिज जी 20,000 लोगों को आप रीच कर सकते हैं। B2B में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं मान लीजिए कोई एक लेट सपोज मैं कोई डाई बनाता हूँ और मुझे 20,000 लोगों तक रीच मिल रही है ओनली 3,000 रुपीज में, व्हाट इज द रॉकेट साइंस। 20,000 में अगर 20 क्लाइंट भी मिलते हैं, 2 भी मिलते हैं, 3 भी मिलते हैं, तो मुझे ट्रेड बार बार होना है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने बिजनेसमैन को स्मार्ट बनाना है और ताकि वो एक ग्रो कर सके। सिर्फ हम बैठ के रोएंगे कि भाई काम नहीं है और सर देखिए nobody is perfect basically, but बिजनेसमैन जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज के साथ काम किया है। कईयों ने 100 रुपए से स्टार्ट किया और आज करोड़ों रुपए की कंपनी में पहुंच गए। तो दे हैव देयर प्लानिंग, स्ट्रेटजी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सर्विंग द सोसाइटी नेचर। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि एडवर्टाइजिंग बजट रखिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हमारी सबसे बड़ी बात है, हम बिजनेस कंसल्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आज के डेट में 10-10 लाख रुपए का सर बजट है बिजनेस कंसल्टिंग्स का। और मैं एक आपके माध्यम से अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हम अभी अराउंड 300 चैम्बर्स के साथ काम करने का हमारा विजन है इस साल, और हम 3,000 भी चैम्बर्स के साथ काम कर सकते हैं। वी वांट कि एंटरप्रेन्योर ग्रो करे। एसएमई विजन इज बिजनेस ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और रिस्क कम हो। क्योंकि एक चीज है कि अगर आपने एक गलती कर दी तो डेफिनेटली आप 25 साल पीछे हो जाएंगे, आपकी फैमिली भी डिस्टर्बेंस में आ जाएगी। So to save your family, to be growth in businesses, I always says अपने eyes and ears खोल के रखिए, सतर्क रहिए, केयरफुल करिए सर सारा काम। थैंक यू क्षितिज जी। थैंक यू जितेंद्र जी।